चार जीपों का काफिला इंतहाई तेज रफ्तारी से नाराकान पहाड़ियों के शुमाली सिलसिले की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। चारों जीपों में केजीबी के हिटिंग सेक्शन के अरकान मौजूद थे। सबसे आगे वाली जीप पर ड्राइवर के साथ एक लंबा तड़ंगा नौजवान बैठा हुआ था। उसने हाथ में माइक थामा हुआ था और डैशबोर्ड पर लगे हुए मुख्तलिफ बटन दबा रहा था। हेलो, हैंडिंग सेक्शन से ज़ारूफ स्पीकिंग ओवर। नौजवान ने करप्ट लहजे में बार बार यही फिक्रा दोहराते हुए कहा। यस, CV2 स्पीकिंग ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से जवाब मिला। मुजरमों की क्या पोजीशन है? क्या हम बराह रास्त फार्म तक चले आएँ? ओवर। ज़ारूफ ने कहा। मुजरिम ज़राई फार्म में मौजूद हैं। मेरे आदमी निगरानी कर रहे हैं। आप अपनी जीपें फार्म से 100 गज के फासले पर रोक दें ताकि मुजरिम होशियार ना हो जाएं। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ओवर एंड ऑल। ज़ारूफ ने जवाब दिया और डैशबोर्ड पर लगा हुआ बटन ऑफ करके उसने माइक को एक खाली खाने में जमा किया। सर, क्या ये मुजरिम इतने ही अहम है कि हमारे सेक्शन को इस्तेमाल किया गया है? जीप के पिछले हिस्से में बैठे हुए एक नौजवान ने ज़ारूफ से मुखातिब होकर कहा। हाँ, CV1 की खसूसी दरखास्त पर हमें हरकत में आने का हुक्म मिला है। मालूम हुआ है कि ये मुजरिम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान हैं और इंतहाई खतरनाक लोग हैं। ज़ारूफ ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। ज़ारूफ KGB के मखसूस शोबे का सब इंचार्ज था जिसे हंटिंग ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप में ऐसे जीतदार और लड़ाई भिड़ाई के फन के माहिर रखे जाते थे कि जो पलक झपकने में हर किस्म के हालात से निपटने की सलाहियतें रखते थे और उन्हें ऐसे कामों की खसूसी तरबियत दी जाती थी। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से निपटने के लिए CV1 ने हंटिंग सेक्शन को ही इस्तेमाल करने का फैसला किया था और हंटिंग सेक्शन के 15 अफराद ज़ारूफ की सरबराही में पूरी तरह मुस्लह होकर 4 जीपों में सवार उस ज़राई फार्म की तरफ बढ़े चले जा रहे थे जहां पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद मौजूद थे। ज़राई फार्म दूर से ही नजर आने लगा तो अचानक एक दरख्त से एक मुस्लिम नौजवान नीचे कूदा। उसके सीने पर CV1 का मखसूस निशान मौजूद था। उसने हाथ उठाकर जीपों को रुकने का इशारा किया और ज़ारूफ की जीप उस नौजवान के करीब पहुंचकर रुक गई। शनाख्त कराइए, नौजवान ने सख्त लहजे में ज़ारूफ से मुखातिब होकर कहा तो ज़ारूफ ने अपनी दोहरी आस्तीन उसके सामने उलट दी। दोहरी आस्तीन की निचली तह पर हंटिंग सेक्शन का मखसूस निशान मौजूद था जिसे देखते ही नौजवान तेजी से मुअद्दिब हो गया। ठीक है, आप लोग आगे जा सकते हैं। नौजवान ने इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा और फिर उसने बेल्ट के साथ बंधे हुए पॉकेट ट्रांसमीटर को ऑन किया और हंटिंग सेक्शन की जीपों के मुतालिक अपने साथियों को इत्तला देने लगा। जीपें तेजी से आगे बढ़ती चली गईं। फार्म से 100 गज के फासले पर ज़ारूफ ने जीप रुकवाई और फिर वो उछलकर नीचे उतर आया। उसके नीचे उतरते ही पिछली जीपों से भी उसके साथी नीचे उतरे। उन सब ने कंधों पर छोटे छोटे थैले बांध रखे थे और फिर वो तेजी से फार्म की तरफ बढ़ते चले गए। फार्म से बाहर ही उन्हें रोक लिया गया। उन्हें रोकने वाला CV2 था। ब्लड आग की शक्ल वाला एक करप्ट मिजाज नौजवान। एक दूसरे की शनाख्त के बाद CV2 ने ज़ारूफ को तमाम तफसीलात बताई। इसका मतलब है कि मुजरिम जरूर किसी तह खाने में होंगे। ज़ारूफ ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है। बहरहाल आप चंद में रुक जाइए। CV1 अभी तशरीफ लाने वाले हैं। उनका हुक्म है कि ऑपरेशन उनकी निगरानी में किया जाए। CV2 ने कहा और ज़ारूफ ने सर हिला दिया और फिर चंद लम्हों बाद दूर से एक हेलीकॉप्टर ज़राई फार्म की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर पर CV का मखसूस निशान मौजूद था। हेलीकॉप्टर फार्म से थोड़े फासले पर पहुंचकर एक खेत में उतर गया और CV2 ज़ारूफ समेत हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया। हेलीकॉप्टर से उदेड़ उमर CV1 बाहर निकला और फिर चंद में आपस में बातचीत करने के बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हंटिंग सेक्शन अचानक ज़राई फार्म पर दावा बोल दें और CV के अरकान फार्म से बाहर रुक कर निगरानी करें। चुनांचे ये फैसला होते ही ज़ारूफ ने अपने साथियों को मखसूस अंदाज में इशारा किया और वो कांधों पर लटकी हुई ब्रेन गनें संभालते हुए तेजी से फार्म दाखिल हो गए।
फार्म में दाखिल होते ही वो पलक झपकने में पूरे फार्म में फैलते चले गए, लेकिन फार्म खाली पड़ा हुआ था। मेरा ख्याल सही है, यहाँ कोई तहखाना मौजूद है। ज़ारूफ ने अंदर आने वाले CV1 और 2 से मुखातिब होते हुए कहा, यकीनन होगा। CV1 ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और ज़ारूफ ने नजरों से हर कमरे का जायजा लेने लगा। चंद लम्हों बाद एक राहदारी को देखकर उसकी निगाहों में चमक सी उभर आई। दूसरे लम्हे उसने अपनी पीठ में मौजूद थैले में हाथ डालकर एक छोटा सा बम निकाला और पीछे हटकर उसने दांतों से बम की पिन निकाली और उसे उस राहदारी में फेंक दिया। बम के राहदारी के फर्श पर गिरते ही एक खौफनाक धमाका हुआ और दूसरे लम्हे पूरी राहदारी नीचे एक खत्ते मुस्तकीम की तरह धंसती चली गई। राहदारी तकरीबन 60 तक धंस गई थी। उसी लम्हे उस धंसी हुई जगह के आखिर में जमीन में से कुछ लोगों के खांसने की दबी दबी आवाजें सुनाई देने लगी। तो ज़ारूफ ने फुर्ती से एक और बम निकाला। ठहरो, हमने इन्हें जिंदा पकड़ना है, CV1 चीख कर ज़ारूफ से मुखातिब होकर कहा। और ज़ारूफ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए बम वापस थैले में डाल दिया और फिर वो तेजी से भागते हुए उस जगह पर पड़ते हुए उस मकाम पर पहुंच गए जहां से खांसी की आवाजें आ रही थी। उस कमरे में जो कोई भी है हथियार फेंककर बाहर निकल आए। चारों तरफ से घेर दिया गया है और अगर 1 मिनट के अंदर अंदर लोग बाहर ना आए तो इस कमरे को बम मारकर उड़ा दिया जाएगा। CV1 चीखती हुई आवाज में कहा, अरे भाई चीखते साहब, कमरे का इकलौता दरवाजा तो सुरंग के मलबे ने बंद कर दिया है। अब हम कहां से बाहर निकलें? पहले दरवाजा तो खोलो। दूसरे लम्हे जमीन के अंदर से एक मनमनाती हुई सी आवाज सुनाई दी, दरवाजे से एक तरफ हट जाओ। हम दरवाजा खोलते हैं, CV1 ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़ारूफ, तुम 4 आदमियों को मलबा हटाने पर लगा दो और बाकी लोग मोर्चे संभाल लें। अब ये कहाँ जा सकते हैं? फिर भी एहतियात जरूरी है, CV1 ने कहा और ज़ारूफ ने अपने साथियों को हदायत मुंतकिल कर दी और फिर तेजी से मलबा हटना शुरू हो गया। क्योंकि उनके पास कोदालें मौजूद न थी, इसलिए वो हाथों से ही काम करने पर मजबूर थे। लेकिन उनके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि जैसे वो इंसान ना हो, मशीनें हों। जब सुरंग का दरवाजा नमूदार हुआ तो उन्हें मलबा हटाते हुए 20-25 मिनट गुजर चुके थे। दरवाजा अंदर से बंद था। ज़ारूफ ने पीछे हटकर जोर से अपना तख्ता दरवाजे पर मारा और लकड़ी का बोसीदा दरवाजा चौखट समेत अंदर जा गिरा। ज़ारूफ बिजली की सी तेजी से एक तरफ हट गया। हाथ उठाए बाहर आ जाओ वरना। इस बार ज़ारूफ ने चीख कर कहा, मगर अंदर मुकम्मल खामोशी तारी थी। उन सब के चेहरों पर हैरत के आसार नुमायां हो गए। अचानक ज़ारूफ अपनी जगह से हरकत की और वो ब्रेन गन संभाले तेजी से आगे बढ़ा और फिर उसने कमरे के अंदर छलांग लगा दी और उसके साथ ही ब्रेन गन का ट्रिगर भी दबा दिया। नतीजा ये कि कमरा ब्रेन गन की फायरिंग से गूंज उठा, मगर अंदर से कोई इंसानी चीख सुनाई ना दी जिसकी तवक्को वो सब कर रहे थे। कमरा खाली है, वो लोग सुरंग बनाकर निकल गए हैं। दूसरे लम्हे ज़ारूफ की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और CV1 और 2 के साथ साथ ज़ारूफ के 4-5 साथी भी बेतहाशा अंदर दाखिल हो गए। वाकई सामने दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ था और एक सुरंग जमीन के अंदर चली जा रही थी। सुरंग के निचले हिस्से में फैली हुई मिट्टी बता रही थी कि सुरंग अभी अभी खोदी गई है। ज़ारूफ ने इस सुरंग में दाखिल होने के लिए अपने जिस्म को समेटा ही था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और ज़ारूफ उछल कर 2 कदम पीछे हट गया। सुरंग इस धमाके से बैठ चुकी थी। वो लोग निकल गए। बाहर चलो जल्दी, ज़ारूफ ने चीखते हुए कहा और फिर वो तेजी से बाहर की तरफ लपके। जैसे ही वो फार्म से बाहर आए, उन्हें दूर से एक जीप तेजी से मुड़कर वापस शुमाल की तरफ दौड़ती दिखाई दी और ज़ारूफ के साथ ही खुद बहुत बेतहाशा जीपों की तरफ दौड़ते चले गए। वो हमारी एक जीप ले गए हैं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाने दिया जाएगा, ज़ारूफ ने कहा और फिर वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर फार्म की छत की तरफ दौड़ता चला गया ताकि सही तौर पर ताकत को चेक कर सके। C1 और C2 भी उसके पीछे ही ऊपर चढ़ते चले गए। हैरत है, इन लोगों ने इतनी जल्दी सुरंग भी खोद दी। C1 ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, आजकल की जदीद मशीनरी के सामने ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल ये लोग वाकई इंतहाई खतरनाक हैं। हमें मलबा हटाने के चक्कर में डालकर उसने वक्त हासिल कर दिया, ज़ारूफ ने बुड़बुड़ाते हुए कहा।
ताक़ुब शुरू हो चुका था और ज़ारूफ के साथियों की जीपें इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे जाने वाली मुजरिमों की जीप के करीब होती चली जा रही थी। उन सब की नजरें उन जीपों पर लगी हुई थी कि अचानक दो खौफनाक धमाके हुए और आगे जाने वाली जीप के बिल्कुल पीछे दो जीपों के परखचे उड़ गए। ओह, ये क्या हो रहा है? ज़ारूफ ने दांत पीसते हुए कहा और इसी लम्हे दूर दो धमाके हुए और बकाया जीप भी परिंदों में तब्दील हो गई। मैं उन्हें पीस डालूंगा, मैं इनकी पोटियां उड़ा दूंगा, ज़ारूफ ने चीखते हुए कहा और फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ सीढ़ियां उतरता चला गया। वो इंतहाई तेज रफ्तारी से हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। C1 और C2 उसके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन ज़ारूफ को बिजली बना हुआ था। शायद अपने साथियों को इस तरह मरते देखकर उसका दिमागी तवाज़ुन ही उलट गया था। हेलीकॉप्टर के करीब ही पायलट मौजूद था। जल्दी करो, हेलीकॉप्टर उड़ा दो, मुजरिम निकले जा रहे हैं, ज़ारूफ ने दूर से ही चीख कर पायलट से कहा और जब तक पायलट ने सीट संभाली, ज़ारूफ उछलकर हेलीकॉप्टर पर सवार हो गया। पायलट ने इंजन ऑन किया और हेलीकॉप्टर के बड़े बड़े पंखे गर्दिश में आ गए और फिर जब तक पंखे पायलट की मतलूबा स्पीड पकड़ते, नंबर 1 और नंबर 2 भी हेलीकॉप्टर में सवार होने में कामयाब हो गए और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होता चला गया। उसे जीप के ऊपर ले चलो, मगर बुलंदी पर रखना, कहीं वो ऐसे हिट ही न कर दें। ज़ारूफ ने पायलट को हदायत की और फिर उसने फुर्ती से पुष्ट पर लदा हुआ थैला उतारकर उसे अपने घुटनों पर रखा और उसमें से छोटे छोटे मगर ताकतवर पंप निकालकर रखने शुरू कर दिए। हेलीकॉप्टर थोड़ी ही देर में जमीन पर भागती हुई जीप के एंड ऊपर पहुंच गया और ज़ारूफ ने दांत खींचते हुए झोली में भरे हुए पंप उठाकर नीचे जीप पर फेंकने शुरू कर दिए। बम खौफनाक धमाकों से जीप के इर्द गिर्द फटने लगे, लेकिन हेलीकॉप्टर की तेज रफ्तारी की वजह से कोई बम भी जीप के ऊपर न गिर रहा था। इधर जीप ड्राइवर ने जीप को ज़िगज़ैग के अंदाज में दौड़ाना शुरू कर दिया था और ज़ारूफ के पास बमों का ज़ख़ीरा तेजी से खत्म होता जा रहा था। ये लोग बेहद चालाक और होशियार हैं, ज़ारूफ ने दांत पीसते हुए कहा और फिर उसने आखिरी बम भी जीप की तरफ उछाल दिया। ये बम एन जीप के आगे जाकर फटा और दूसरे लम्हे जीप उलट कर एक तरफ गिरी और फिर कलाबाजियां खाती हुई एक गहरे गड्ढे में गिरती चली गई। वो मारा, अब ये बचकर कहाँ जाएंगे? ज़ारूफ ने खुशी से चीखते हुए कहा और नंबर 1 और नंबर 2 के उतरे हुए चेहरे भी जीप के उलटते ही खिल उठे। इधर पायलट ने जीप के उलटते ही हेलीकॉप्टर को जीप के करीब ही मैदान में उतार दिया और हेलीकॉप्टर के पैर जैसे ही जमीन पर टिके, ज़ारूफ उछलकर नीचे उतरा। उसने कंधे पर लटकी हुई ब्रेन गन हाथ में पकड़ी हुई थी और वो मोहतात अंदाज में उस कड़े की तरफ बढ़ता चला गया जिसमें जीप पड़ी हुई थी। कड़े के किनारे पर जाकर वो रुक गया। जीप आखिरी बार सीधी होकर रुकी हुई थी, लेकिन 5 अफराद पेट के बल जमीन पर पड़े हुए थे, जबकि 2 आदमी जीप की खिड़कियों से आधे पैर को लटक रहे थे और एक आदमी जीप की पुष्ट पर जमीन पर चित पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और सीना बिल्कुल साकित था। ये तो सब खत्म हो गया। ज़ारूफ ने एक तवील सांस लेते हुए नंबर 1 और नंबर 2 से मुखातिब होकर कहा, जो उसके साथ ही आकर खड़े हो गए थे। पायलट भी उतरकर उनके साथ आकर खड़ा हो गया था। ठीक है, इनकी लाशें हेलीकॉप्टर में ला दो और हेलीकॉप्टर को हेडक्वार्टर ले चलो, नंबर 1 ने कहा और ज़ारूफ ने ब्रेन गन कंधे से लटकाई और फिर वो गड्ढे में उतरता चला गया। नंबर 2 भी उसके पीछे ही था। वो दोनों जैसे ही जमीन पर खड़े हुए उन 5 अफराद के करीब पहुंचे, अचानक वो 5 यूं उठकर खड़े हो गए जैसे फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाने पर फिल्मी मुर्दे उठकर खड़े हो जाते हैं। ज़ारूफ ने चौंक कर कंधे से ब्रेन गन उतारनी चाहिए, मगर उसकी हसरत दिल में ही रह गई, क्योंकि उनमें से एक का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और ज़ारूफ के हाथ में आने वाली ब्रेन गन उठती हुई जीप की पिछली तरफ जा गिरी। रिवाल्वर से निकलने वाली गोली ठीक ज़ारूफ के हाथ पर पड़ी थी और ब्रेन गन को जमीन पर गिरने न दिया गया, क्योंकि जीप की पुष्ट पर पड़ा हुआ आदमी भी उठकर खड़ा हो गया था और ब्रेन गन उसने कैच कर दी थी। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो गोलियों से उड़ा दूंगा। मशीन गन बर्दार जो इमरान था ने चीखते हुए कहा और पीछे की तरफ बेख्तियार हटते हुए नंबर 1 और पायलट यकदम अपनी जगह पर साकित हो गए और दूसरे लम्हे सीक्रेट सर्विस के इमरान ने उन्हें घेरे में ले लिया और वो सब उन्हें साथ लिए हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान साहब, इस आदमी को खत्म कर दें, ये हिटिंग सेक्शन का आदमी है, इंतहाई खतरनाक। अलामन 30 ने इमरान के कान में सरगोशी करते हुए आंख से ज़ारूफ की तरफ इशारा किया। तुम फिक्र ना करो,
इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचते ही अचानक शाहरुख तेजी से मुड़ा और उसने बिजली की सी तेजी से इमरान पर छलांग लगाकर उससे मशीन गन छीनने की कोशिश की, मगर इमरान उसकी तरफ से पहले ही होशियार था। इसलिए जैसे ही शाहरुख के जिस्म ने हरकत की, इमरान ने मशीन गन का ट्रैकर दबा दिया और गोलियों ने शाहरुख को आधे रास्ते पर ही रोक दिया और शाहरुख चीखता हुआ जमीन पर गिरा और उसकी तरह तड़पने लगा। गोलियों ने उसका सीना छीलनी कर दिया था और किसी ने हरकत की तो उसका भी यही अंजाम होगा, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और साथ ही उसने उन सबको हेलीकॉप्टर में सवार होने का इशारा किया। अल-अमन पार्टी ने पायलट सीट संभाल ली और इमरान और उसके साथी नंबर 1, नंबर 2 और पायलट को लिए हुए हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। दूसरे लम्हे अल-अमन पार्टी ने हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद कर दिया। इसे कहाँ ले जाना है, अल-अमन पार्टी ने इमरान से पूछा। उसी ज़राई फार्म में ले चलो जो कस्बे के पास है, मैं शाहरुख से कुछ पूछ करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। तुम हमसे कुछ मालूम नहीं कर सकते, अचानक नंबर 1 ने चीख कर कहा। खामोश बैठो, अभी तुम्हारे बोलने का वक्त नहीं आया, इमरान ने मशीन गन की नाल से नंबर 1 की कमर में ठोका दिया और कहा। नंबर 1 खामोश हो गया। हेलीकॉप्टर तेजी से मशरिक की तरफ उड़ता चला जा रहा था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।